आज बिहार के ऐसे मूर्धन्य नेता के बारे में मैं अपनी बात सबों के सामने रखना चाहता हूँ, जिनका नाम आज की पीढ़ी लगभग भुला चुकी है। वैसे नेता श्री रामचरित्र सिंह, जो बिहार सरकार में 1946 की कैबिनेट में सिंचाई मंत्री के रूप में रहे थे और 46 से लेके 57 तक वो बिहार सरकार के मंत्री के पद पर थे। रामचरित्र बाबू बिहार के इतने बड़े नेता थे जिसके संबंध में नेताओं ने जो उद्गार व्यक्त किया है, उस समय श्री कृष्ण वल्लभ सहाय ने बिहार विधानसभा में कहा था कि रामचरित्र बाबू बिहार के ओल्ड गार्ड थे। मैं उनको उसी श्रेणी में रखता हूँ जिस श्रेणी में राजेंद्र बाबू, श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल बारी, प्रजापति मिश्र जैसे नेता थे। वो बिल्कुल सीधे साधे और गांधीवादी इंसान थे और बिल्कुल जनतंत्रवादी डेमोक्रेट्स थे। उनकी त्याग और तपस्या और उनका योगदान किसी भी स्वतंत्रता सेनानी से कम नहीं था। उसी तरह कर्पूरी ठाकुर जी ने उनके संबंध में उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि एक महान व्यक्ति के जितने गुण होते हैं वो सभी रामचरित्र बाबू में कूट कूट के भरे थे। महान व्यक्तियों का एक गुण होता है कि वो अपना काम समय से करते हैं। हम सबों ने देखा है कि 1962 तक वो इस सदन के सदस्य थे और सदन की जो कार्यवाही चलती थी उसमें निश्चित रूप से 11 बजे से 10-15 मिनट पहले वो सदन में पहुंच जाते थे और जब तक सदन की कार्रवाई चलती रहती थी उस समय वो मौजूद रहते थे। दूसरा गुण कर्पूरी जी ने महान व्यक्ति का बताया कि वो निर्भीक होते हैं और अपनी बात निर्भीकता के साथ सामने रखते हैं। रामचरित्र बाबू एक निर्भीक व्यक्ति थे और अगर कैबिनेट के सदस्य होते हुए भी अगर सरकार के पक्ष से कोई गलत बात होती थी तो वो सदन में उठ के खड़ा होके ये बात कहते थे कि ये गलत हो रहा है। वो श्री कृष्ण सिंह हो या अनुग्रह बाबू हो, जिन लोगों की बात उनकी नज़र में गलत लगती थी तो वो उठ के सदन में करते थे, या सदन के विरोधी दल के नेता के रूप में अगर कोई गलत आचरण होता था उस समय भी वो उठ के खड़ा होके इस बात को का प्रतिरोध करते थे। इस तरह वो सत्ता में रहते हुए भी, सत्ता के लिए भी और विरोधी दल के लिए, दोनों के बीच में एक अनुशासन का काम करते थे और अनुशासन प्रिय थे और निर्भीकता से अपनी बात रखते थे। तीसरी जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर कोई बात वर्षों से चली आ रही है और वर्षों से उसकी मान्यता है या किसी किताब में वो बात लिखी हुई है और किसी बड़े से बड़े लोगों ने इस बात को कह रखा है, तो रामचरित्र बाबू उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते थे जब तक कि उनकी अपनी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर उस बात को नहीं रखते थे, कसते थे और उनको बात सही नहीं लगता था, तब तक वो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो इस तरह की विलक्षण प्रतिभा के सीधे साधे गांधीवादी डेमोक्रेट्स नेता रामचरित्र बाबू थे। इसी तरह का वक्तव्य उनके संबंध में सुनील मुखर्जी और दूसरे नेताओं ने भी विधानसभा के पटल पर रखा था। ऐसे महान नेता का जन्म 1885 ईस्वी में मुंगेर जिला के रामपुर नामक ग्राम में था। वैसे उनका पैतृक गांव तो बीहट था। उनके माता पिता की वो 12वीं संतान थे। दुर्भाग्यवश 11 संतान इससे पूर्व उनके माता पिता के काल कलवित हो गए थे। इसके कारण इनकी दादी ने
इनकी माँ को इनके मायके भेज दिया था जहाँ इनका जन्म हुआ था। और भाग्यवश रामचरित्र बाबू वो ये जीवित रह सके और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महती योगदान दिया। जैसा कि उस समय जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा होती है वह उर्दू फारसी में ही हुई, और उसके बाद उर्दू फारसी के बाद ये बी स्कूल बेगूसराय में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, और मिडिल स्कूल पटना कॉलेजिएट से इन्होंने पास किया, और आईएससी की परीक्षा पटना कॉलेज से प्राप्त किया, और वहाँ से इन्होंने बीए ऑनर्स केमिस्ट्री में रसायन शास्त्र में किया, और 1916 ईस्वी में 16 ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमएससी की परीक्षा केमिस्ट्री में पास की, और कुछ दिन के लिए ये सुरसंड में प्रधानाध्यापक रहे, और उसके बाद जीबीवी कॉलेज ग्रियर्सन भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर में इन्होंने रसायन शास्त्र विभाग में व्याख्याता, या उस समय उसे डेमोन्स्ट्रेटर कहा जाता था, कि पद पर इनकी नियुक्ति हुई। जीबीवी कॉलेज की एक खासियत थी कि वहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, मलकानी जैसे बड़े राष्ट्रवादी नेता वहाँ शिक्षक थे। तो जीबीवी कृपलानी और मलकानी के की संगति में राष्ट्रवादी आंदोलन में इनकी सक्रियता बढ़ गई, और वो पक्के गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी हो गए। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध में उन्होंने भाग लिया, और गांधी के असहयोग आंदोलन में ये कूद पड़े। गांधी के असहयोग आंदोलन में कूदने के बाद से लगातार इनका जीवन स्वतंत्रता संग्राम में ही बीता, और उसके बाद से जब अंग्रेजों के विरोध में लोगों को स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं को और क्लासों को बहिष्कार करने का आह्वान हुआ, और वो विद्यापीठ के तहत हर जगह वो विद्यापीठ खोले जाने लगे जहाँ स्कूल और कॉलेज की शिक्षा देने जाने लगी। तो ये समस्तीपुर जो विद्यापीठ था, जो सदाकत आश्रम से संचालन होता था, उसमें स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य बद्रीनाथ वर्मा, मजहरूल हक, रामचरित्र बाबू जैसे नेता ने उसमें शिक्षक के रूप में काम किया, और ये समस्तीपुर के ये उस विद्यापीठ के वो प्रधानाचार्य हुए। बाद में फिर ये पटना आके उस विद्यापीठ में उन्होंने वो पढ़ाया, और बच्चों को रसायन शास्त्र का ज्ञान वो दिया करते थे। उस तरह से फिर सबने अवज्ञा आंदोलन में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, और जिस तरह से श्री बाबू राष्ट्रीय स्तर पर नमक कानून तोड़ने के लिए वो स्थापित नेता के रूप में हो गए, उसकी पृष्ठभूमि में रामचरित्र बाबू का योगदान था, क्योंकि स्वयं सेवकों को भेजना, लगातार धरना प्रदर्शन करना, वो सारा काम वो किया करते थे। इसी तरह जब 1926 में जब वो कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये काउंसिल की सदस्यता में हम प्रवेश करेंगे, तो 1926 में मुंगेर जिला के वो पश्चिमी मुंगेर से ये काउंसिल के निर्विरोध सदस्य चुन लिए गए, और लगातार 1926 से लेकर 1962 तक ये बिहार विधानमंडल में के सदस्य के रूप में, मंत्री के रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया।
1934 में जो भूकंप हो रहा था उस समय मुंगेर जिला बोर्ड के ये अध्यक्ष थे और जिला बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में संपूर्ण देश से नेता लोग वहाँ रिहेबिटेशन के काम के लिए, पुनर्स्थापन के काम के लिए आ रहे थे। उस समय इन्होंने बहुत सक्रियता से भूकंप पीड़ितों की मदद की और उसमें वो बहुत सक्रिय रहे और इनकी इस त्याग, तपस्या और सेवा से इनकी धाक पूरे कांग्रेस में जम गई। जब 1937 में बिहार में मंत्रिमंडल बना तो अनुग्रह नारायण सिंह ने इनके बारे में लिखा है कि मुझे इस बात का अफसोस है कि रामचरित्र बाबू इस मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में नहीं लिए जा सके। इस संबंध में मैं उनके पुत्र, छोटे पुत्र चंद्र प्रकाश बाबू से भी एक साक्षात्कार किया था, जो पुस्तक के रूप में वो साक्षात्कार छपी है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको ये बात कहा गया था कि वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के रूप में वो काम करें, तो उन्होंने इस बात को नहीं स्वीकार किया था। इसी तरह जब कांग्रेसी सरकार के द्वारा बेतिया राज के मैनेजर के रूप में इनकी नियुक्ति की बात हुई थी, तो अपनी बीमार पत्नी जो पीएमसीएच में भर्ती थी उनसे जब मुस्कुराते हुए वहाँ गए और तो पत्नी ने पूछा कि क्या बात है कि आज आप मुस्कुरा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कुछ राय मशविरा करनी है। तो उन्होंने कहा कि क्या है राय में मशविरा करनी। तो ऐसे ऐसे हमको जो बेतिया राज का मैनेजर बनाया जा रहा है और 5,000 रुपया उसका प्रति माह वेतन होगा और एक बहुत बड़ी गाड़ी जो है वो मिलेगी, जैसा कि लाट साहब को वैसी गाड़ी है। मैंने जिस तरह लाट साहब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे उनसे उनकी तनख्वाह के बराबर बेतिया राज के मैनेजर का तनख्वाह था। उनके पास जो गाड़ी थी वैसी गाड़ी थी। पत्नी ने कहा कि ये क्या है, तो ये तो नौकरी ही होगी। तो उन्होंने कहा हाँ ये नौकरी है। तब उन्होंने कहा कि आप तो इतने दिन से आंदोलन और धरना, जेल और उपवास क्या क्या कर रहे थे आज़ादी की लड़ाई के लिए, तो फिर नौकरी ही करनी थी, तो नौकरी छोड़ के फिर नौकरी में क्यों जा रहे हैं। तो हंसते उन्होंने कहा कि नहीं ये तुम सही कह रही हो और ये बात हमारे मन में भी बात थी। तो उन्होंने नौकरी नहीं स्वीकार की। उसके बाद 1946 में फिर विधानसभा का चुनाव हुआ तो वो पश्चिमी बेगूसराय क्षेत्र से जीत के आए और श्री बाबू की कैबिनेट में ये सिंचाई मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। रामचरित्र बाबू की सबसे बड़ी विशेषता थी कि पूरा खानदान इनका स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय था। इनके बड़े पुत्र कॉमरेड चंद्रशेखर जो 1957 में के उपचुनाव में बेगूसराय से कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य चुने गए थे। पूरे उत्तर भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में चंद्रशेखर बाबू का चयन बिहार विधानसभा के लिए हुआ था। वो सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार जब बनी थी महामाया प्रसाद सिंह के नेतृत्व में, तो फिर वही नदी घाटी योजना और शिक्षा वो विद्युत मंत्री के पर वो पद पर वो नियुक्त किए गए थे। इस संबंध में कांग्रेस में जो सत्ता की राजनीति में जो अंतर कलह चल रहा था, उस अंतर कलह में रामचरित्र बाबू को 1957 में कांग्रेस का टिकट नहीं दिया गया था और 1957 के चुनाव में टिकट नहीं मिलने के कारण ये निर्दलीय बेगूसराय से
खड़ा हो गए और वो बिहार विधानसभा के चुनाव जीत के वो 62 तक बिहार विधानसभा में चुनाव रहा। उस समय में एक वाक्या जो उनके पुत्र चंद्र प्रकाश बाबू से साक्षात्कार में जो जानकारी मिली थी, उस जानकारी के आधार पर मैंने उसको प्रकाशित भी किया है ओरल हिस्ट्री के रूप में, अभिलेख बिहार में भी, और स्वयं रामचरित्र बाबू के सारे संभाषणों को जो बिहार विधान मंडल में दिया गया था उसके भी अपेंडिक्स के रूप में मैंने उनके इस भाषण को प्रकाशित किया है। उसमें जब बिहार के प्रभारी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा कि बिहार में कैसे कैसे लोग होते हैं कि सबों के बिना तथ्यहीन बातें भी लोग आरोप के रूप में लगाते हैं। देखिए रामचरित्र बाबू, आपके बारे में ये कहा गया है कि आपने अपने बेटा को चुनाव में जीत हासिल करने के लिए आपने उनकी मदद की है और आपने उनको उनको गाड़ी खरीदने के लिए आपने पैसा दिया है और सब कई बातें थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात बिल्कुल किसी ने भी शिकायत की है तो बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि मौलाना साहब, मैं तो हिंदू ज्वाइंट फैमिली में रहता हूँ और जब से कांग्रेस का चुनाव मैंने लड़ा, आज तक कांग्रेस से मैंने कभी एक पैसे चंदे नहीं लिए और सारे उसी घर के पैसे से मैं चुनाव लड़ा। और ज्वाइंट फैमिली में अगर हमारा बेटा चुनाव लड़ रहा है और उसको पैसे की ज़रूरत है तो इसका हक है, इसको मैं कैसे नहीं दे सकता हूँ। तो मैंने पैसा दिया है और चेक से पेमेंट किया है जिससे कि उसने जीप खरीदी है। तो इतने सत्यवादी थे और किसी भी बात को वो छिपाते नहीं थे। इसी तरह और भी बहुत घटनाएं हैं, जैसे कि कॉमरेड चंद्रशेखर तो कम्युनिस्ट थे, उनके छोटे बेटे चंद्र प्रकाश बाबू सोशलिस्ट विचारधारा के थे। फिर भी उन लोगों में विवाद होता था, बात बहस होती थी और वो कहते थे कि स्टालिन गुंडा है और इस तरह से चंद्रशेखर बाबू गांधी के ऊपर भी कुछ बोलते थे। लेकिन एक मर्यादा जो थी, उस मर्यादा में सभी लोग रहते थे। चंद्र प्रकाश बाबू भी स्वतंत्रता सेनानी थे कि मुजफ्फरपुर में वो स्कूल में जब पढ़ते थे उस समय वो जयप्रकाश नारायण उस समय जेल से भाग गए थे और उनकी एक चिट्ठी आती थी, रात रात भर उस चिट्ठी की वो लोग कॉपी करते थे और लोगों को बांटते थे। और बम और बारूद भी ये लोग बनाना शुरू कर दिए थे। लेकिन बाद में वो सोशलिस्ट हो गए थे और उस समय वो लोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक के संघ के सदस्य भी हो गए थे। वो उनके एक जो उनके भगना हैं जो बहुत बड़े विचारक हैं, सचिदा बाबू, वो और ये दोनों राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के यहाँ चले गए और कई क्लास व्लास भी उन्होंने वहाँ किया। और एक बार उन्होंने किसी मुसलमान को लेके वहाँ चले गए तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों ने मुसलमान को देख के उन्होंने आपत्ति की, क्योंकि ये भारतीय नहीं है। उसके बाद से ये वहाँ से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से हट गए और फिर समाजवादी विचारधारा की ओर आए। उस समय जब मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा कि आपके भाई तो कम्युनिस्ट थे और 1942 के आंदोलन में कम्युनिस्ट लोग निष्क्रिय हो गए थे और यूँ कहा जाए तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पक्षधर हो गए थे उस समय। तो कहा गया उस समय हमको ये लगता था कि लोग अंग्रेजों के मददगार हैं और ये गलत कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब मैंने अंग्रेजी अखबार ये सब पढ़ा और कम्युनिस्टों के विचार को पढ़ा तो हमको लगा कि नहीं, वो लोग ठीक कर रहे हैं और धीरे धीरे उनका झुकाव भी उसकी ओर हुआ। इसलिए उनका पूरा ही परिवार, उनके बड़े लड़के तो राजनीति में थे ही, छोटे लड़के चंद्र प्रकाश बाबू भी
स्वतंत्रता आंदोलन में थे, में तक की परीक्षा पास की, और कृषि व्यवस्था पर उनकी एक किताब है, घर आंगन नाम की, जैसी किताब भी उन्होंने लिखी, जो इतिहास के लिए एक प्राइमरी बुक के रूप में उनका एक संस्मरणात्मक लेख है, जिसमें अपने गांव के बारे में उन्होंने पूरी से पूरी जानकारी दी है। उनके बड़े लड़के की शादी नारायण बाबू, जो कृष्णकांत सिंह, जो बाद में बहुत पॉपुलर शिक्षा मंत्री हुए, उनके पिता नारायण बाबू थे, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे। वो उस समय एक अखबार निकालते थे जिसके संपादक बेनीपुरी भी हुए थे, काफ़ी सक्रिय थे। उनकी लड़की के साथ चंद्रशेखर बाबू का ब्याह हुआ, शादी हुई थी। नाम शकुंतला सिन्हा उनका था, जो DPI भी बिहार की हुई और बाद में वो MLA भी हुई। उस जमाने में नारायण बाबू ने 3 शर्त रखी थी कि मैं बिना दहेज की शादी करूंगा। तो वो भी बात रामचरित्र बाबू ने स्वीकार की थी। हमारी लड़की जहाँ तक पढ़ेगी वहाँ तक तुम्हें पढ़ाना होगा, और उस समय IA में वो पढ़ रही थी, और कहे कि BA तक तो मैं इसे पढ़ा ही दूंगा। और तीसरी बात थी कि 30 आदमी से अधिक बारात नहीं होनी चाहिए। तो ये तीनों शर्त रामचरित्र बाबू ने उस समय माना था, और बिना दहेज की वो शादी हुई थी। तो बिहार का ये एक अनोखा परिवार है, जिसमें कि हर एक व्यक्ति की विचारधारा की दृष्टिकोण से वो भिन्न विचारधारा के थे, लेकिन पारिवारिक सामंजस्य और भाव इतना अधिक था कि कभी वो परिवार का जो माधुर्य संबंध होता है, मधुर संबंध होता है, उसमें कभी कोई आँच नहीं आई, और एक दूसरे को मदद करते रहे। तो एक जो पक्का जनतंत्रवादी होता है, जो डेमोक्रेट होता है, वो रामचरित्र बाबू में था। और कांग्रेस की राजनीति के चलते, जो कांग्रेस की सत्ता की राजनीति में जो एक दूसरे को पैर खींचने की कला होती है, उस कला से ये बिल्कुल अलग थे, और जिसके कारण इनका टिकट काटा गया। उसमें महेश बाबू के बारे में भी कुछ बातें कही जाती है, लेकिन जब मैंने चंद्र प्रकाश बाबू से इस संबंध में पड़ताल की, तो उन्होंने कहा कि जब आज के लोगों को मैं देखता हूँ तो हमको लगता है कि महेश बाबू देवता थे। अब तो राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि इसके संबंध में उस समय के लोगों से कोई तुलना नहीं की जा सकती है। इसी तरह अनुग्रह बाबू से भी इनके बहुत गहरे संबंध थे, और इनको जब वो स्विट्जरलैंड गए थे तो वहाँ से इनके लिए घड़ी लाया था। ये बाद में पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे थे, और उसके बाद यूनो में में भी उस हैसियत से ये गए थे, और पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हैसियत से। तो बिहार के ऐसे वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में इतना योग था, और बिहार की राजनीति में कॉमरेड चंद्रशेखर का इतना बड़ा योगदान था, कम्युनिस्ट आंदोलन खड़ा करने वाले में से थे। वैसे रामचरित्र बाबू राजनीति में और सक्रिय भूमिका अदा करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उनके पूरे वृत्तांत को मैंने अभिलेखागार को एक जो नई दिशा दी थी उसमें, क्योंकि अभिलेखागार का एक दायित्व होता है कि वो समाज शास्त्र, इतिहास और अन्य विषयों के लिए के शोध अन्वेषकों के लिए वो सामग्रियां उपलब्ध कराए। तो जो बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जो बहस होता है, वो सरकार के द्वारा दिए गए उत्तर होते हैं, और प्रतिनिधियों के द्वारा पूछे गए प्रश्न होते हैं, जिसमें खुला विवाद होता है। तो ऐसे खुले विवाद से जो बातें निकल के आती है, वो इतिहास की दृष्टि से, समाजशास्त्र की दृष्टि से, अर्थशास्त्र के शोध अध्ययन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है।
तो इसलिए मैंने बहुत सारी पुस्तकों का, जैसे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, रामचरित्र बाबू, जगलाल चौधरी, बसावन सिंह इत्यादि नेताओं के डिबेट को मैंने प्रकाशित किया था। उसी क्रम में मैंने रामचरित्र बाबू के डिबेट को भी प्रकाशित किया। बाद में 1980 बाद में 80 वर्ष की आयु में रामचरित्र बाबू का निधन हो गया। आज उस पीढ़ी के नेता को याद करके और इस पीढ़ी के नेताओं को देख के ये एहसास होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समाज में जो ह्रास हुआ है, वह ह्रास इस स्तर तक हुआ है कि उन लोगों की तुलना अब के राजनीति से नहीं की जा सकती है। वैसे राजनेता को, वैसे स्वतंत्रता सेनानी को, वैसे डेमोक्रेट को, जो प्रजातंत्रवादी थे, जो सर्व की बात सुनना पसंद करते थे, वैसे लोगों को याद करके आज हम लोग रोमांचित होते हैं और मैं उनको अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ।